हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 23 से 27 सितंबर तक का था। इस हफ्ते सितंबर महीने की एक्सपायरी हो गई और अक्टूबर सीरीज की शुरुआत निफ्टी पर नए ऑल टाइम हाई लेवल्स के साथ हुई है। इस हफ्ते का मेन हाईलाइट रहा चाइना की सेंट्रल बैंक पीबीओसी ने आरआरआर यानी रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में कटौती कर दी है। उन्होंने इसे 10% से घटाकर अब 9.5% कर दिया है, जिसके बाद चाइना के शेयरों में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, जिसके असर में एशियन मार्केट्स पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही थी और हमारे मार्केट्स ने भी नए आयाम कायम करते गए। इस महीने की रैली को पर कहां से मिल रहे हैं, सबके लिए ये एक बड़ा सवाल है। जब से जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की बात कही थी, वहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल पैदा हो गया था और हमारे काफी सारे रिटेलर्स ने यहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी की थी। वहीं से एक ये डर का माहौल खड़ा हो गया था। उस समय जो 23,800 का जो लेवल एक बार मार्केट ने छुआ था, उसके बाद मार्केट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। उसके बाद सेक्टर बाय सेक्टर रोटेशन होते होते और मार्केट में मूवमेंट बनता गया, जिसके बाद पिछले 1-1.5 महीनों में लार्ज कैप्स ने एक सेंटर स्टेज लेते हुए इस रैली को आगे बढ़ाया है। वहीं मिड और स्मॉल कैप्स के अंदर में एक या तो रेंज में फंसे हुए या प्रॉफिट बुकिंग का माहौल जैसा बना हुआ है। ज्यादा करके माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिली है। तो अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में अगर पिछले 1-1.5 महीनों में कोई बढ़त नहीं देखी है, तो ये इसी का नतीजा है कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इस बार की रैली का मेन अट्रैक्शन है एफआईआईज की ओर से की गई निरंतर बाइंग। उनके द्वारा कैश सेगमेंट में करीब 22,500 करोड़ की जो बाइंग की गई है, वो इससे पहले इतनी बड़ी बाइंग दिसंबर 2023 में करीब 31,000 करोड़ की बाइंग की थी। उसके बाद से ये जो बाइंग है, ये सबसे बड़ी बाइंग है। अब सवाल ये है कि एफआईआईज इतनी बड़ी बाइंग क्यों कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी बाइंग का रीजन है कि एक बहुत लंबे समय के बाद में अमेरिका में जो रेट कट हुआ है, उससे वहां का डॉलर इंडेक्स भी वीक हुआ है। उसके चलते जो पैसा जो वहां के जो सेफ हेवन माना जाता है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में, वहां से ये पैसा निकलकर अब इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत की तरफ आ रहा है। अभी तो रेट कट की सिर्फ शुरुआत हुई है। दिसंबर आते आते और 2 रेट कट हो सकते हैं पाव प्रतिशत के, जिसे हम इसी साल में आते हुए देखने की गुंजाइश है। तो अभी के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स को, ये इस सेंटिमेंट को काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। अब अगले हफ्ते से अक्टूबर सीरीज की जो शुरुआत हो रही है, अक्टूबर महीने की जो शुरुआत हो रही है, इसमें बड़े ट्रिगर्स जो सबसे पहले आने वाले हैं वो ऑटो सेल्स के आंकड़े आएंगे। जो इस बार के ऑटो सेल्स के आंकड़ों में कोई खास फर्क नहीं नजर आने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री अफेक्ट हुई है, उससे लगता नहीं है कि इसमें कोई सेल्स फिगर में कोई खास बड़ा बदलाव पॉजिटिवली आने वाला है। सितंबर महीने में भारत के मैन्युफैक्चरिंग और महंगाई के भी आंकड़े आने वाले हैं। वैसे ही अमेरिका के भी आईआईपी के और महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। इसके बाद आरबीआई की पॉलिसी आएगी अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में, जिसमें एक्सपेक्टेशन अभी के लिए नो चेंज की पॉलिसी हो सकती है। वैसे आरबीआई गवर्नर की अभी तक की स्पीच से लगता है कि रेट कट के लिए हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद जो आएगा रिजल्ट सीजन शुरू होगा, वो मे बी 10 अक्टूबर के बाद से शुरू हो जाना चाहिए, जहां से मार्केट को अपना एक अगला ट्रिगर मिल सकता है। अक्टूबर महीने में काफी बड़े आईपीओज भी खुलने की उम्मीद है, जिनमें एनटीपीसी ग्रीन, ह्युंडई लिमिटेड और स्विगी, ये आईपीओज काफी बड़े आईपीओज हो सकते हैं, जिसमें एनटीपीसी ग्रीन करीब 10,000 करोड़ का, ह्युंडई लिमिटेड करीब 25,000 करोड़ का और स्विगी भी करीब 12,000 12,500 करोड़ के आसपास आने की गहमा गहमी काफी जोरों से है।
अभी तक इनकी डेट्स अभी रिलीज नहीं हुई की है। इन बड़े आईपीओस के आने की वजह से लिक्विडिटी काफी प्रभावित एक बार के लिए होती है, लेकिन आजकल जो 3-4 दिनों में जो पैसा रिटर्न आ जाता है उसकी वजह से कोई खासा इम्पैक्ट शायद ना हो। वैसे इस महीने में नवरात्र और दुर्गा पूजा की भी धूम रहने वाली है। त्योहारी मूड काफी अपने चरम पे रहने वाला है। बाजार इस महीने में ऑलरेडी करीब 1000 पॉइंट की रैली दे चुका है निफ्टी, और बैंक निफ्टी ने भी करीब 2500 पॉइंट के आसपास की रैली दी है। अब चलिए यहां पर कुछ एफआईआईज की बातें भी कर लेते हैं। एफआईआईज ने इस महीने में टोटल अभी तक 22,403 करोड़ की नेट बाइंग की है। इस हफ्ते में उन्होंने करीब 5,000 करोड़ की नेट सेलिंग की है। चलिए अब यहां पर दूसरे एसेट क्लासेस की भी बात कर लेते हैं, जिसमें गोल्ड का भाव शुक्रवार को 74,950 यानी करीब करीब 75,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। गत सप्ताह में इस कमोडिटी का भाव वहां से ये करीब 850 रुपया उछलकर अभी ये 75,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भाव करीब 2670 यानी $2670 के आसपास चल रहा है। ये कमोडिटी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास अभी ट्रेड कर रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। कच्चे तेल का भाव अभी $68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाल के हफ्तों में इस कमोडिटी में एक खासा दबाव देखने को मिल रहा है उनके प्राइसिंग में। सऊदी अरेबिया जो विश्व का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक है ने कहा है कि अब वो अपने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे। सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों ने अभी तक एक प्रोडक्शन कट किया हुआ था, जिसे अब वो बंद करना चाहते हैं, अब वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। ज्यादा सप्लाई के चलते इस कमोडिटी पे हो सकता है कि एक दबाव देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन भी शुक्रवार के क्लोजिंग के समय करीब $66,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। गत सप्ताह के मुकाबले इसमें करीब $3,000 का उछाल देखने को मिला है। रुपया भी डॉलर के सामने करीब 83 रुपया 72 पैसा यानी 83.72 के आसपास ट्रेड कर रहा था। गत सप्ताह के मुकाबले इसमें करीब 23 पैसे का बढ़त देखी गई है। यहां पर हम कुछ निफ्टी की भी बातें कर लेते हैं। निफ्टी 388 अंक बढ़कर 26,178 यानी 26,178 पर आ गया है। वहीं बैंक निफ्टी 53,834 यानी 53,834 पर इसमें महज 41 अंक बढ़कर बंद दिया है। और सेंसेक्स 85,571 यानी 85,571 पर इसमें करीब 1,027 पॉइंट की बढ़त देखी गई है। अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी मेटल ने एक बड़ी छलांग लगा दी है। 7.02% एक सप्ताह में बढ़त की है। निफ्टी ऑटो ने भी गत सप्ताह में 2.22% बढ़ा था और इस सप्ताह फिर से 4.61% यानी 2 हफ्तों में करीब करीब 7% तक की उछाल बना ली है निफ्टी ऑटो ने भी। निफ्टी एमएनसी और निफ्टी फार्मा इन दोनों इंडेक्स में करीब 3.25 और 2.25% तक की बढ़त देखी गई है और ये हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए हैं। अब कुछ घटने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सपाट कारोबार देखा गया। निफ्टी एफएमसीजी जो सिर्फ नाम मात्र के लिए 0.04% घटकर बंद हुआ है लाल निशान में। अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और अग्रणी नाम है वेदांत लिमिटेड का, जो करीब 14% तक बढ़ा है इस एक सप्ताह में। सीएट लिमिटेड भी करीब 14% बढ़ा है। जेएम फाइनेंशियल 13%, गोदावरी पावर, नाल्को, वेल्सपन कॉर्प, लॉयड्स मेटल, गेल इंडिया, श्री रेणुका शुगर, सेल, बीपीसीएल, ई क्लर्क्स, वीआईपी इंडस्ट्रीज, एनएमडीसी, पीसीबीएल, बलरामपुर चीनी, दीपक फर्टिलाइजर, ये सारे के सारे शेयर करीब करीब 10 से 12% तक बढ़े हैं इस एक सप्ताह में। अब कुछ यहां पर घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है कॉनकॉर्ड बायोटेक का, जो 21% तक लुढ़क गया है इस एक सप्ताह में। इसके बाद है इजी ट्रिप प्लानर्स। ये स्टॉक में काफी वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है जब से इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो ई बसेस के कारोबार में उतरना चाहते हैं। इसके बाद है पीबी फिनटेक और आईईएक्स, आईआईएफएल फाइनेंस, स्टर्लिंग एंड विल्स लिमिटेड, क्वेस्ट कॉर्प, गोदरेज फिलिप्स,
गॉडफ्रे फिलिप्स, GRSE, ग्लेनमार्क लाइफ और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गत सप्ताह में करीब 36% तक का उछाल देखा गया था। इस सप्ताह ये करीब 8.5% घट गया है। बाकी ये पूरा रेंज है 8 से करीब 10.5% तक की गिरावट देखी गई है इन सभी स्टॉक्स में। अब यहां पर हम कुछ अगले सप्ताह की बातें भी कर लेते हैं, जो 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का है। ये एक ट्रंकेटेड वीक है, जिसमें आने वाले सप्ताह में 2 अक्टूबर यानी बुधवार को गांधी जयंती के चलते बाजार बंद रहेंगे। तो इस सप्ताह सिर्फ 4 दिनों की ट्रेडिंग होने वाली है। 1 अक्टूबर से BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाने जा रहे हैं। NSE ने कैश सेगमेंट में प्रति 1 लाख 2.97 करीब 3 रुपए की बढ़त की है। दोनों ही तरफ ये चार्जेस लगने वाले हैं। और ट्रांजैक्शन चार्ज जो फ्यूचर्स में जो लगेंगे वो है 1.73 रुपीज पर लाख, और ऑप्शंस में लगेंगे 35 रुपया पर लाख प्रीमियम पर। ये दोनों तरफ ये चार्जेस लगने वाले हैं। इससे पहले MCX ने भी इसी हफ्ते अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ाने की बात की थी, वो भी 1 अक्टूबर से ही। सेबी की एक अहम बैठक सोमवार होने जा रही है, जिसमें वो F&O कारोबार पर कुछ नियम लागू करने वाले हैं। सेबी की एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है हाल ही के दिनों में, जहां पे उन्होंने बताया है कि 2021 से 2024 तक के ट्रेडिंग पैटर्न्स से ये पता चलता है कि 93%, पहले ये आंकड़ा 89 to 90% था, अब ये 93% ट्रेडर्स जो F&O में कारोबार करते हैं वो एक नुकसान भुगतते हैं, वो नुकसान में रह रहे हैं। यानी महज सिर्फ 7% लोग जो पूरा ट्रेडिंग यूज कर रहे हैं वो ही सिर्फ अपने कुछ पैसा यहां से बना के जा रहे हैं, बाकी सब के सब ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं F&O सेगमेंट में। अनुमान है कि एक ट्रेडर को करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है इस दौरान। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 2 लाख प्रति व्यक्ति, प्रति ट्रेडर हर साल लॉस हो रहा है, और ये साल दर साल निरंतर ये बढ़ते जा रहा है। यानी करीब 3 सालों में ये साल दर साल लॉस देखने मिल रहा है। 1.8 लाख करोड़ ये ट्रेडर्स का अभी तक का इतना बड़ा रुपया डूब गया है। 1.13 करोड़ ट्रेडर्स का ये नुकसान हुआ है। यानी 1.13 करोड़ लोगों ने करीब 1.8 लाख करोड़ का अभी तक नुकसान किया है। इनमें से 75% लोग 1.13 करोड़ में से करीब 40 से 42 हजार रुपये मात्र कमा रहे हैं एक महीने में, और उसके सामने वो लॉस भुगत रहे हैं करीब 2 लाख का। यानी टोटल इनकम 5 लाख के नीचे के जो लोग हैं वो 75% लोग वो अभी F&O में ट्रेड करके नुकसान कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन ट्रेडर्स ने 2-3 सालों में ये नुकसान झेलने के उपरांत भी अपनी ट्रेडिंग नहीं छोड़ी है। वो अभी भी जिद पकड़कर बैठे हैं और इसी मार्केट से रुपया कमाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां बता दें कि जितना नुकसान पूरा मिलाकर इंडिविजुअल ट्रेडर्स को हुआ है, उतनी ही रकम का फायदा FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और प्रोप्राइटरी एल्गो ट्रेडर्स, यानी जो ब्रोकर्स अपना सॉफ्टवेयर से सौदा करते हैं और एल्गो के थ्रू करते हैं, प्रोप्राइटरी ट्रेड करते हैं, ये इन्हीं लोगों ने इतना बड़ा रुपया कमाया है जितना इंडिविजुअल ट्रेडर ने लॉस किया है। सेबी की ओर से करीब 7 सिफारिश की गई है, जिसमें अनुमान है कि ये मान्य कर ली जाएगी, जिसके बाद F&O में ट्रेड करना काफी मुश्किल और महंगा होने वाला है। शुक्रवार की बात कर लेते हैं। शुक्रवार को अक्टूबर एक्सपायरी के पहले दिन बाजार में कुछ मुनाफा वसूली देखी गई है। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय संकेत बेहतर थे, जहां पर अमेरिकन मार्केट्स एक्सेंचर लिमिटेड के रिजल्ट्स जो नतीजे आए हैं इनके चलते ग्रीन में बंद हुए थे। एक्सेंचर ने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस 2025 के लिए बढ़ा दी है, जिसके बाद इस शेयर में करीब 5.5% तक का उछाल देखने को मिला था।
ऊपर से अमेरिका के Q2 के जीडीपी के आंकड़े भी 3% पर आए हैं, जो अनुमान के मुताबिक थे, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट प्रिवेल कर रहा था। एशियन मार्केट्स में चाइनीज मार्केट्स और हैंगसेंग ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं। जब से चाइना की ओर से आरआरआर में कटौती की गई है, वहां के मार्केट्स के अंदर में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। हमारे मार्केट्स ने भी शुक्रवार को शुरुआती सत्र में एक ऑल टाइम हाई लगा दिया 26,277 का, 26,277 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद निफ्टी ने करीब 37 अंक, बैंक निफ्टी 541 अंक और सेंसेक्स 264 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए हैं शुक्रवार के सेशन में। इंटरेस्ट सेंसिटिव जो शेयर्स है, जिसमें आपके बैंकिंग शेयर्स है और एनबीएफसी के शेयर्स है, इनमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है शुक्रवार के सेशन में। और उसी के सामने डिफेंसिव शेयर्स, इनमें कुछ खरीदारी देखने को मिली है शुक्रवार को, यानी सेक्टर रोटेशन देखने को मिल रहा है। आईटी और फार्मा में कुछ बाइंग हुई है और प्राइवेट बैंकिंग में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। निफ्टी के स्टॉक्स में कुछ बदलाव हुए हैं शुक्रवार को। अब निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर ट्रेंट लिमिटेड और पीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अब निफ्टी का हिस्सा बन गए हैं। और बाहर जाने वाले जो शेयर्स हैं उसमें डीवीज लैब और एलटीआईएम, ये दो शेयर बाहर निकले हैं। बैंक निफ्टी में भी एक चेंज हुआ है। अब बैंक निफ्टी में कैनरा बैंक को ऐड किया गया है और उसके सामने बंधन बैंक बैंक निफ्टी से अब बाहर हो गया है। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के चलते रूमर थी कि कहीं एमएसपी में, शुगर के एमएसपी में कहीं कोई बदलाव ना हो जाए, जिसकी वजह से एक शुगर शेयर्स में एक अच्छी रैली देखी गई है शुक्रवार को। काफी जोरदार उछाल आया करीब करीब सारे ही शक्कर के शेयरों में। यहां पर हम कुछ आईपीओस की भी अब बात कर लेते हैं। केआरएन हीट एक्सचेंजर्स का आईपीओ को बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला है। छोटा साइज का आईपीओ, लेकिन इसे ये कुल 211 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड था 209 से 220 का, इश्यू साइज था 341.95 करोड़ का, जो पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू था। दूसरा आईपीओ है डिफ्यूजन इंजीनियर्स का आईपीओ, जो 30 सितंबर तक खुला रहेगा। ये ऑलरेडी 27 गुना अभी तक ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है इसका 159 से 168 का। इसका भी इशू साइज काफी छोटा है, 158 करोड़ का, जो कि पूरा फ्रेश इशू का पोर्शन होगा। अब आगे क्या होगा? छोटा कारोबारी हफ्ता है, जिसमें 4 दिन के ही ट्रेडिंग होने वाली है। इसमें अब बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा स्ट्रेच नजर आ रहा है। शुक्रवार को इसमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिली थी। मार्केट अभी तक वन वे रैली मोड पर था सितंबर सीरीज में, जहां पर 1000 पॉइंट के आसपास की रैली देखने को मिली थी। अब अक्टूबर सीरीज की शुरुआत में हो सकता है कि एक थोड़ा ब्रेक लगे, क्योंकि पहले दिन में ही आपको कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। मार्केट यहां से या तो थोड़ा रिट्रेस कर सकता है या इन्हीं लेवल के आसपास मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। तो अगली रैली के लिए बुल्स के पास फिर से एक नई ताकत आ जाएगी, नया ईंधन आ जाएगा एक बड़ी रैली बनाने के लिए। अब यहां पर मार्केट्स इन हफ्तों में थोड़ा इन्हीं लेवल्स के आसपास या तो हिचकोले खाते हुए नजर आए, क्योंकि अक्टूबर सीरीज में काफी सारे इवेंट्स लाइंड अप है, जो हमने पहले भी बात की है। आरबीआई की एमपीसी की बैठक जो 7 से 9 अक्टूबर के बीच होने वाली है, जिसका रिजल्ट 9 अक्टूबर को आरबीआई अपने पॉलिसी डिसीजन के साथ देगा। वहीं विधानसभा के इलेक्शन के रिजल्ट्स भी एक अच्छा खासा असर डालेंगे मार्केट्स के अंदर इसी सीरीज में। इसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी के लिए ट्रेडर्स ने और मार्केट्स ने इस इवेंट को कंप्लीटली इग्नोर किया है और वो वन वे ट्रैक पर आगे चलते चले गए हैं। अच्छे रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन वाली कंपनीज में आप अचानक से कोई एक बाइंग या मूवमेंट देख सकते हैं,
जिनमें एक्सपेक्टेशन है अच्छे रिजल्ट्स के, और वैसे ही जिन कंपनीज में रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं आने की उम्मीद है, वहां पर एक आप प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर भी नोटिस कर सकते हैं। ये मार्केट अभी के लिए थोड़ा ओवरहीटेड लग रहा है, तो ऐसे में छोटी छोटी क्वांटिटी में हर सपोर्ट जोन पे आप बाइंग कर सकते हैं अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियों में। ये मार्केट अभी फोमो में एकदम बाइंग करने वाला नहीं नजर आ रहा है। निफ्टी में अभी के लिए सपोर्ट बन सकता है 26,100 26,000 के लेवल्स के आसपास में, और वैसे ही अपना रेजिस्टेंस दिख सकता है 26,250 से 26,350 के आसपास में। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि टेक्निकली आपको मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। आज बात करेंगे 30/11/2024 से लेके 4/10/2024 को, अर्थात नया मंथ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। क्लियरिंग के हिसाब से नया मंथ के ऊपर हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट वीक में एक दिन छुट्टी है ड्यू टू गांधी बर्थडे 2 अक्टूबर। ज्यादा बात अभी करने का नहीं है, लेकिन बाजार जिस हिसाब से चल रहा है, खाली इतना ही याद दिलाएंगे कि लास्ट वीक में हम लोग बात किए थे जो निफ्टी स्पॉट का हाई एग्जैक्टली वहीं से बाजार रिएक्ट किया है। तो टेक्निकली स्पीकिंग मेरा बाई तरफ है वीकली निफ्टी, उसके बाद डेली निफ्टी, वीकली बैंक निफ्टी, डेली बैंक निफ्टी। एज सच चार्ट इज कंसर्न देयर इज अ नो प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है वो है अभी इस जोन में जिस हिसाब से बाजार का हर दिशा से पॉजिटिविटी है, एक कॉशियस नोट छोड़ के अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बाजार यहां से ज्यादा कुछ रिएक्शन दिखाएगा। जब तक रिएक्शन नहीं आता है, मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। चाहे वो निफ्टी वीकली हो, चाहे निफ्टी डेली हो, चाहे बैंक निफ्टी वीकली हो, चाहे बैंक निफ्टी डेली हो। लेकिन अगर क्लियर कट पिक्चर देख के समझ में आएगा तो वो है बैंक निफ्टी के अंदर दोनों डेली एंड वीकली बोथ चार्ट एक पॉज लेने का कतार पे है। क्या ये पॉज लेगा? इसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी को खास करके स्पॉट में 53700 विथ फिल्टर 53,700 को तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये नहीं टूटता है तब तक ये एक सपोर्ट एरिया के हिसाब के काम कर सकते हैं। और नीचे में अगर तोड़ता है तो नीचे का ये जो ब्लू लाइन है, दैट मीन्स राउंड नंबर के हिसाब से देखा जाए 53,300 जो प्रीवियस टॉप था, उसके हिसाब से यहां पर एक सपोर्ट आ सकता है, और 13 डीए में भी वहां उस टाइम रीच कर सकता है। तो दैट्स वाई बैंक निफ्टी पे थोड़ा पॉजिटिविटी कम है। निफ्टी डेली में एक रुकावट तो आया है। क्या ये रुकावट आएगा? आप देखना ये पड़ेगा कि निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है, दैट मीन्स ये 26,277, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग, पहले डेली होना चाहिए, उसके बाद वीकली क्लोजिंग होना पड़ेगा। तब जाके बाजार का एक नया दिशा फिर से ऊपरी हिस्से का तरफ बन सकता है। तो ये था निफ्टी का और बैंक निफ्टी का हाल हकीकत। बाकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बाजार अभी कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। खाली एक कॉशियस अप्रोच दिमाग में हर समय रखिए, क्योंकि जितना दिन जाते हम लोग चल रहा है, माने जा रहा है ऊपर की तरफ, इंडेक्स थोड़ा सा एक कॉशियस जोन के आसपास पहुंच रहा है। इतना ही दिमाग में रख के सामने दिन को प्लान आउट कीजिए, आपका ट्रेडिंग एज वेल एज स्विंग पोजीशन। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पर हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में आप कुछ स्टॉक्स की जानकारी देते हैं। तो प्लीज बताएं दादा। ओवर टू यू।
आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर टेक्निकली विश्लेषण करेंगे और मेरा ये इनपुट है वो है लॉयड इंजीनियरिंग, स्पंदना स्फूर्ति और टाटा केमिकल। टाटा केमिकल का नाम लोग आप लोग को सभी मालूम है सब, हालांकि ये सभी नाम आप लोग को हो सकता है मालूम है, लेकिन टाटा केमिकल जितना कॉमन नाम है ये दोनों नाम उतना कॉमन नहीं है। फिर भी स्मॉल एंड मिड कैप के हिसाब से लॉयड इंजीनियरिंग जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, ये चार्ट को एक बार हम लोग और गौर से देखेंगे, वॉच करेंगे, क्योंकि पूरे हिसाब से अगर चार्ट देखा जाए 1326 का एक क्रॉसओवर हुआ है, उसके बाद हाईएस्ट क्लोजिंग आया है इस जोन का, हाईएस्ट क्लोजिंग इस जोन का। अब ये जो नीचे की तरफ इतना दिन से अगस्त सितंबर से जो कंसोलिडेशन है, क्या इसका फ्रेश ब्रेकआउट आएगा? इसके लिए हम लोग को चार्ट रेडार में रखना चाहिए, रेडार लिस्ट में डाल के इसका मोमेंटम देखना चाहिए, क्योंकि इंडिकेशन जो है वीकली एमएसीडी का स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव जोन। वीकली आरएसआई एज वेल एज वीकली स्टोकेस्टिक्स इंडिकेशन दे रहा है मोमेंटम कैरी हो रहा है। तो मोमेंटम पूरा और कैरी करने के लिए, इसका मोमेंटम फिर से जाने के लिए पहला चांस है 85 के ऊपर जाना, और सेकंड जो मोमेंटम कैरी करना है तो उसके ऊपर 90 के ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। 90 के ऊपर क्लोजिंग हो सकता है कि ये प्रीवियस टॉप को भी एक बार चैलेंज कर सकता है। और नीचे में खास करके 70 72 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। अब देखना ये पड़ेगा कि ये सपोर्ट तोड़ता है या रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाने का कोशिश करता है। इंडिकेशन है थोड़ा ट्रेंड मोमेंटम ऊपरी हिस्से के जाने का इंगित तो कम से कम दे रहा है। अब नेक्स्ट स्पंदना स्फूर्ति, ये एक कंप्लीटली डाउनवर्ड ट्रेंड। क्यों ये स्टॉक को मैंने चुना है, खास करके इसका अगर वीकली चार्ट देखा जाए तो एमएसीडी का जो स्लोप है ये रुकना माने गिरना बंद हुआ। अब ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, इसके लिए हम लोग को थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बट स्लोप एक इंडिकेशन दे रहा है धीरे धीरे घूमने का। ये एक वीकली चार्ट है। अगर डेली चार्ट के ऊपर हम लोग 65 डेज आरएसआई को एक बार चेक करें तो ये कंटिन्यूअसली ये 40 के आसपास ही जाके बार बार मैंने कोशिश कर रहे हैं पुल बैक करने का। तो इसी का कारण ये स्टॉक को एक बार मेरे हिसाब से रेडर लिस्ट में डालना चाहिए। और वीकली आरएसआई जिस हिसाब से है, 65 डेज जिस हिसाब से है, हम लोग के कंप्लीट डाउन ट्रेंड के ऊपर है। क्या एक रिवर्सल पॉसिबल है? वो उसके लिए ये स्टॉक को रेडार में डालना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज कंसर्न अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड। नीचे ये जो ब्लू लाइन है करीब करीब 500 हिसाब से देखा जाए 500 से लेके 520 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के अंदर है, और हम लोग का क्लोजिंग आया है 594। एनीथिंग मैंने ग्रेजुअली अगर डिक्रीज होता है तो इस जोन में आके फिर से हम लोग को एक बार सोचना चाहिए कि यहाँ एक सपोर्ट होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। और अगर कहीं इस स्टॉक के रिवर्सल आता है तो पहला साइन जो होगा ये जो एरिया है इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग, दैट मीन्स 650 के ऊपर क्लोजिंग इस स्टॉक का पहला निशानी हो सकता है कि एक रिवर्सल की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए इस स्टॉक को रेडर लिस्ट में डालना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा केमिकल। आफ्टर अ बिग रन जो हुआ था इस कैंडल में मार्च महीना में, उसके बाद से कंसोलिडेशन, साइडवेज साइडवेज नेगेटिव ट्रेंड, एक दिन ऊपर एक दिन, एक हफ्ता ऊपर एक हफ्ता नीचे, ऐसा सिचुएशन में चल रहा है। अब ये स्टॉक को फ्रंट लाइन में रहते हुए जिस हिसाब से क्लियरिंग खत्म हो चुका है, नया क्लियरिंग शुरू शुरू का टाइम है, इंडिकेशन है एमएसीडी तो घूमने का इंगित एक तो दिया है। इसको कंटिन्यूएशन करना पड़ेगा। क्या ये कंटिन्यूएशन होता है? इसके लिए हम लोग को ये चार्ट को एक थोड़ा रेडर लिस्ट में डालना चाहिए। तो ये एक इनपुट है मेरे तरफ से, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्पंदना स्फूर्ति सेकंड स्टॉक, लॉयड इंजीनियरिंग फर्स्ट स्टॉक, एंड आज जो बात की है थर्ड स्टॉक के हिसाब से टाटा केम। आप लोग चार्ट एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, आप लोग की तरफ से बाकी जो भी चीज आप लोग को ये स्टॉक के ऊपर करना चाहिए वो आप लोग जरूर कीजिए। खाली दिमाग में यही रखिए ये एक एजुकेशन चैनल है, एजुकेटिव चैनल है। मैं एजुकेशन पर्पस के लिए ही ये स्टॉक आप लोग को इनपुट के हिसाब से यहाँ पर डिस्कस किया हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप जो ब्रेकआउट स्टॉक्स है उनकी उसकी जानकारी देते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू।
ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पस के हिसाब से व्यू शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी हमारा चैनल देखते हैं, वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।